Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं राव अफ्तर पांडे, आपका रणक्षेत्र में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह। आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं राम? सर, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके बाद वहां की सरकार ने भारत की सरकार से एक अजीबोगरीब मांग भी की और बांग्लादेश में अगले वर्ष फरवरी में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, इस बात की भी घोषणा हो गई है। गोली चली है उसकी बात कर रहे हो जो फोन मिला है? हम सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जहां दिन दहाड़े गोली चलती है और एक घटना होती है। इस शरीफ ओस्मान हादी वो नाम है जिसने सपना देखा था। वो ये जो जुलाई का प्रोटेस्ट हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, उसके प्रमुख शहरों में से एक, उसने एक सपना देखा था कि मैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। भारत को चिकन नेक से काट के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्सा है उसको अलग करूंगा भारत से, उसको ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनाऊंगा, ब्ला 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 तमाम। उसके ढाका 8 से चुनाव लड़ रहा था भाई को सांसद भी बनना था बांग्लादेश का, तमाम चीजें थी। लेकिन भाई एक ई रिक्शा में जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग होती है बीच बाजार पे, बीच सड़क पे, और उनके सर पे गोली लगती है। जी हाँ, उनके सर पे गोली लगती है और अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 3 अज्ञात लोग आते हैं और गोलियां चलती हैं। गोली उनके सर पर लगती है, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। सबसे बड़ी चीज अभी उस्मान हादी की जो है हालत बहुत खराब है। कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही है उनको सिंगापुर भेज दिया गया है, अभी वो कोमा में है, और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सिंगापुर भेजने की तैयारी हो रही है उसके इलाज के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो ढाका अभी देख रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए उस्मान हादी के सपोर्ट में। कई लोगों ने कहा उसको न्याय की बात हो। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। उस्मान हादी वाज शॉट एट 2:25 PM इन फ्रंट ऑफ DR टावर ऑन बॉक्स कलवर्ट रोड एट बिजॉय नगर। We have initially learned that 3 assailants on motorcycle shot him and fled. उन्होंने कहा है कि इस कंडीशन इज क्रिटिकल, उसको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि वो भारत भाग गए हैं या बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गए। बांग्लादेश की खुद की पुलिस की जांच जो पुलिस कर रही है, उसके बयान इस तरह के रहे हैं कि उनके पास कोई इस तरह का संकेत और ना ही सबूत है कि जो हमलावर हैं वो बांग्लादेश छोड़कर भारत चले आए हैं। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस ने भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया और उनसे कहा कि जो हमलावर भारत चले गए हैं उनको गिरफ्तार कर भारत सौंप दे। बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजरी अभी एडवाइजर्स की ही तो टीम है, वो पूरी सरकार तो है नहीं, सरकार तो नहीं है, ऑब्वियसली सरकार नहीं है वो, बट उन्होंने बुलाया प्रणय वर्मा साहब को जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं ढाका में, और उनसे कहा कि आप इन हमलावरों को हमें सौंप दीजिए। मेरे कुछ सवाल हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार से राम। सबसे पहला सवाल, किरण रिजिजू साहब ने जब वो करीब 4 से 5 साल पहले की बात है, उन्होंने एक लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि करीब 1.25 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी जो हैं वो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। ये भी 3-4 जितने हमलावर हैं ये भी घुस गए। डियर मोहम्मद यूनुस सर, एज यू आर द चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हर एक उस इंसान को वापस बुलाइए। हर एक उस इंसान के लिए आपने तलब किया प्रणय वर्मा सर को, बहुत सही चीज़ है, लेकिन आप ये कहे होते कि जो आप करीब 3.25-4 करोड़ से ज़्यादा ही बांग्लादेशी हैं भारत में, आप उठाइए और आप इनको हमारे यहाँ भेजिए, लात मार के भगाइए अगर ये नहीं आते हैं। मोहम्मद यूनुस को सबसे पहले तो सत्ता में आता ही कहना चाहिए था कि जितने हमारे बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में गए हैं, हम नहीं चाहते कि वो भारत में रहें। चूंकि अगर आप भारत को अपने दुश्मन के तौर पे देख रहे हैं, या तमाम बांग्लादेशी जितने लोग, आज भी एक नेता का कोई बयान आ रहा था कि वो बांग्लादेश को, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है और बहुत एग्रेसिव है नॉर्थ ईस्ट को। अगर आप तोड़ना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आपके मन की बात है, आप जिस चीज में खुश होना चाहते हैं खुश हो जाइए। ये याद रखिएगा कि आज की तारीख है 16 दिसंबर 1971, और ये वो तारीख है जिस दिन आपको आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी किसने दिलवाई थी? भारतीय सेना की ईस्टर्न आर्मी कमांड ने, लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने
भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सर के सामने सरेंडर किया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर को पूरी दुनिया याद रखती है। वैश्विक युद्धों के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया। और हमने किसके लिए ये करवाया? हमारे न जाने कितने भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने जान गंवाई, कितने सैनिक, जेसीओज, तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। न जाने कितने नेवी के वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी केवल आपका देश बनाने के लिए। भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तमाम लोगों ने एकजुट होकर इस युद्ध में भाग लिया ताकि आपको आपके देश में सुकून से रहने को मिले। एक बीएनपी के लीडर का आज बयान आया था कि भारत ने हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उसके खिलाफ एक्शंस लिए। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने जो उस टाइम वेस्टर्न पाकिस्तान था, उसने कहा था कि अगर बांग्लादेश, अब करंट का जो बांग्लादेश है उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान, उसको कंट्रोल में करना है तो पहले वहां के बुद्धिजीवियों को मारो, जो चश्मा लगाता है उसको मारो क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो सकता है, वो सवाल करता है। उसके बाद न जाने कितनी ही मास किलिंग हुई। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सर पाकिस्तान हर उस व्यक्ति के खिलाफ है, या अपने देश में आज भी और जब ईस्टर्न पाकिस्तान था तब भी, जो पढ़ा लिखा है सवाल कर सकता है, वो उसके खिलाफ हमेशा वहाँ की फौज रही है, क्योंकि वो बात फिर डेमोक्रेसी की करेगा। और पाकिस्तान की फौज कभी भी डेमोक्रेसी की हिमायती नहीं, फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी की तो वैसे भी हिमायती नहीं रही है। अगर कोई डेमोक्रेटिक लीडर उठ के अपना फैसला सुनाने की कोशिश करेगा तो फिर उसका हाल वही होगा जो कभी जुल्फिकार भुट्टो का हुआ, बाद में फिर इस तरह से लहर लगी रही, हर इमरान खान का हो रहा है, और ऐसे तमाम न जाने कितने नाम अभी जुड़ते जाएंगे पाकिस्तान के इतिहास में। जैसे जैसे इतिहास बनता जाएगा, जब तक पाकिस्तान अपने वजूद में है तब तक के इतिहास में ऐसे नाम लगातार जुड़ते चले जाएंगे। बांग्लादेश के आरोपों का भारत सरकार ने खारिज किया है। उन्होंने कहा MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी तरह से कैटेगरिकली रिजेक्ट किया है, और उन्होंने कहा कि भारत की धरती इस तरह के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। उनका आरोप है कि जो फैसल करीम मसूद है, जो इसका आरोपी माना जा रहा है, वो हलुआ घाट बॉर्डर से क्रॉस करता है 12 दिसंबर को और यहाँ पे आता है, और वो गुवाहाटी से एक सेल्फी, आप सेल्फियाँ चेक कर रहे हैं, कौन कितनी सेल्फी डाल रहा है, कहाँ से डाल रहा है, इंडियन फ़ोन नंबर से। भाई साहब, इंडियन फ़ोन नंबर से सेल्फी कोई कैसे डालेगा? हालांकि इसका कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है। नहीं, इंडियन, ये एक उनका आरोप है, उनका दावा है कि भाई भारत क्रॉस कर गया है। बांग्लादेश का जो दावा है, ये तमाम चीजें हैं, वो बस यही है। हाँ, इसी आधार पे वो मांग कर रहे हैं और रिश्ते जो है बिगड़ रहे हैं। और ये एक नारा है, यहाँ पे लोग काफी यूज करते हैं, सो कॉल लिबरल्स, लेकिन ये नारा है ना कि भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव है, देखना बांग्लादेश में चुनाव है क्या। अच्छा, तो बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। चुनावों का ऐलान बांग्लादेश की सरकार ने, जो करंट रिजीम है, उसने कर दिया है। यूनुस को ऐसा लगता है कि अगर वो इन चुनावों में, ये चुनाव अगर हो जाते हैं तो सबसे पहला क्या होगा, यूनुस को अपनी कुर्सी खोनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, यूनुस को लात मार के उस कुर्सी से भगाया जाएगा। और जो पब्लिक की चुनी हुई सरकार, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे BNP हो, आवामी लीग को तो ये चुनाव लड़ने नहीं दे, चाहे ये नेशनल सिटीजन पार्टी हो। क्या नेशनल सिटीजन पार्टी जो यूनुस के आशीर्वाद से बनी है, ये स्टूडेंट्स की पार्टी है, क्या ये लोग यूनुस को हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे? कभी नहीं। यूनुस का कहाँ से क्वालिफाइड है कि इसको हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाएगा? तो सबसे जरूरी चीज है कि इसको ये लग रहा है कि मैं किस तरीके से ये चुनाव टाल दूं। सर, चुनाव पर बात करेंगे। ये बात आने लगी है, ये बात सब जगह ये चर्चा में आने लगी है कि चुनाव को लेकर बांग्लादेश में ही कसमकस बना हुआ है। हालांकि तारीखों की घोषणा हो गई है, लेकिन जिस तरह चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले हिंसा हो रही है, वहां के चुनाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश में आने वाले समय में जो 12 फरवरी का चुनाव होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। बांग्लादेश में चुनाव तो यूनुस चाहता है कि ना हो। ये जितनी हिंसा की चीजें आप देख रहे हैं, जितना लोगों की हत्या हो रही है, तमाम ऐसे लोग जो लोग किसी ना किसी वे में अब यूनुस को अपोज भी कर रहे हैं, ऐसे लोग जो लोग चुनाव में एक्टिव हैं, उनको लगता है कि यूनुस को लगता है कि ये ज़्यादा खास इंसान नहीं है, बट चेहरा फेमस है, ऐसे लोगों को टारगेट करो। अब वो ऐसे लोगों को जब टारगेट करेगा तो उसको एक कहने को मिलेगा, अभी तो दिसंबर पूरा बाकी है, दिसंबर आधा बाकी है, जनवरी पूरा बाकी है। वो आराम से जनवरी के बीच में कह देगा कि देखिए, आपने देखा
जैसे ही मैंने चुनाव का ऐलान किया, देखो कैसे हालात बिगड़ गए। अभी मुझे बहुत कुछ चीजें और सही करनी है, तो ऐसा करता हूं मैं 1 साल और कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि हिंसा को आधार बना के या हिंसा इस तरह की घटनाओं के आधार को बनाकर चुनाव को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मोहम्मद यूनिस जब सत्ता में आए, जिस तरह से वहाँ पे छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद एक अजीबोगरीब ढंग से वो सत्ता में आए, एडवाइजरी के अध्यक्ष के रूप में बैठे, तब उन्होंने कहा था कि जो पिछली सरकार थी, यानी शेख हसीना की सरकार थी, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिकलाइजेशन किया है, यानी जो संस्थाएं हैं उसका इतना इस हद तक राजनीतिकरण कर दिया है कि उसे ठीक करना होगा। उसको ठीक करने के बाद ही बांग्लादेश में सही चुनाव संभव है, ये आरोप था उनका। और उसी आधार पे वो उस समय जब ये बैठे तो पूछा गया था कि कितने समय बाद चुनाव होंगे, और इसको लेके उन्होंने बात कही। यूनुस ने तो कोई ऐसा पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि आज ही एक आलमगीर करके एक पत्रकार हैं, उनको उठा लिया गया है। वो जिम में वर्कआउट करे थे, उनके ऊपर एंटी टेरर के केसेस लगाए गए हैं। ये तो आप व्यंग कर रहे हैं। समझ लीजिए। खैर, हाँ, मैं व्यंग कर रहा हूँ। उन्होंने प्रेस की जितनी आज़ादी थी उसको ख़त्म कर दी है। प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि मेरे पावर्स को कम कर दिया गया, मेरे जो प्रेस बॉडी थी उसको ख़त्म कर दिया। तमाम इंस्टीट्यूशंस को, बांग्लादेश की जो सेना है उसको ये पावर दी गई कुछ दिन पहले कि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लोगों को उठा सकती है। मैंने जर्नलिस्ट के जिनकी बात की, उनके बारे में बात आ रही है कि उनको जिस दिन पुलिस ने उठाया, उस दिन उनके FIR या उनके गिरफ्तारी के बारे में नहीं, उनको पहले टॉर्चर किया गया, उसके बाद दिखाया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने कहा भी कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश को जेल में डाल दें, अब डाल दीजिए, मैं इस देश के बारे में सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा। मैं एक पत्रकार का जो धर्म है वो करता रहूंगा, मैं सवाल पूछता रहूंगा। और यूनुस चूंकि मेंटेलिटी से तो वो तानाशाह है, तो वो चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से, जितने लोग हिले मेरे हिसाब से, कोई सांस ले बांग्लादेश में तो मेरे हिसाब से सांस ले। इसलिए वो चाहता है कि पहले तो ये चुनाव टाल दूं, उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों को फिर भी सेटल करता रहूंगा जैसे चल रहा है। और यही वजह है कि वहाँ होने वाले चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो 12 फरवरी को चुनाव होगा वो फिर फ्री एंड फेयर होगा। इसके अलावा जो मोहम्मद यूनिस का अभी तक का जो काल रहा है, उसमें जिस तरह के उसने फैसले लिए हैं, जिस तरह के डिसीजंस लिए हैं, उसके आधार पर भी जिन आरोपों को वो शेख हसीना के सरकार पे लगाता था या पिछली सरकार के पे लगाता था, उससे कहीं विध्वंस घटनाएं हुई हैं। जब मोहम्मद यूनुस है, चाहे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हिंदुओं पे माइनॉरिटीज की किलिंग जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई माइनॉरिटी, हिंदूज की स्पेशली एक्सट्रीम लेवल की किलिंग हुई, उन्हें चुन चुन के मारा गया। बांग्लादेश का अगर मैं आपको वोटिंग का इलेक्शन ऑफिशियल के एस्टिमेट्स बताऊं तो करीब 128 मिलियन वोटर्स हैं बांग्लादेश में। 42,000 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग होती है। 300 लगभग 300 पार्लियामेंट्री सीटें हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाना है। इसमें जमात इस्लामी भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। नेशनल सिटीजन पार्टी जो बनी है वो भी चुनाव लड़ेगी। BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की लीडरशिप वाली, वो भी चुनाव लड़ रही है। जिसको बांग्लादेश के लोग वोट देंगे वो सरकार में आएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जैसे ही फरवरी में चुनाव होते हैं वैसे ही यूनुस को ये कुर्सी खोनी पड़ेगी, ये सत्ता खोनी पड़ेगी। फिर यूनुस के खिलाफ भी जांच होगी। उसने जो माइक्रो फाइनेंसिंग वाले बैंकिंग का पूरा फ्रॉड किया था वो फिर से खुल सकता है। इसको पता है कि अब कई लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, अच्छे से जांच करना चाहेंगे, तो फिर इसको जेल में गुजारना पड़ सकता है, जिस तरीके की चोरगिरी इसने की है बांग्लादेश में। उसके अलावा सर, बांग्लादेश में एक और बहुत बड़ी खबर है जिसको जानने और समझने की जरूरत है जी। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने एक LOA साइन किया है यूरोफाइटर के लिए, लेटर ऑफ इंटेंट। हाँ, लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट इज नॉट द एग्रीमेंट, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट ये एग्रीमेंट की तरफ से एक पहला कदम माना जाता है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम आपसे आगे भी बात करेंगे। वो लेटर ऑफ इंटेंट होता है। बांग्लादेश यूरोफाइटर्स खरीदने की बात कर रहा है। अब बांग्लादेश की सरकार यूरोफाइटर्स खरीदना चाह रही है, उसको लेकर इनकी बात हुई है और लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुए हैं। सवाल ये उठता है कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश, भाई ठीक है, ये कंट्री है, यूरोफाइटर खरीदना चाहती है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक देश खरीदना तो चाहता है, लेकिन उस देश की एयर पावर को हम अगर अभी तक देखते हैं तो बांग्लादेश की अगर यूरोफाइटर एज अ प्लेन, उसकी परचेजिंग कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बाद जो उसकी फ्लाइंग की कॉस्ट है, वो इतनी ज़्यादा है कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश उसे अफोर्ड कर पाएगा।
करीब 60 से लेके 65,000 US डॉलर्स का खर्चा आता है उसकी एक सॉर्टी में, अगर वो एक बार उड़ान भरता है, अगर ये फाइटर जेट। और ये कह रहे हैं कि हम खरीदेंगे। आप क्या 2-3 तो खरीद नहीं लोगे कि 2-3 खरीदना है साहब, 2-3 दे दीजिए हमको और फिर हम देखें। 2-3 भी उड़ाने लायक औकात है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने अपनी पूरी जो इंडस्ट्री थी उसको कोलैप्स कर दिया, तुम्हारे पास बिजली नहीं है, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे पास तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद आप यूरो फाइटर की डील कर रहे हैं। 60 से लेके 65,000 USD उसके एक सॉर्टी का खर्चा है। क्या बांग्लादेश ये अफोर्ड कर पाएगा? अगर वो खरीदता भी है, करीब 18 से 20 इनको खरीदने पड़ेंगे एक स्क्वाड्रन के लिए। एक स्क्वाड्रन तो खरीदना ही पड़ेगा। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 फ्लाइट्स होती हैं। एक बात और इसमें टेक्निकल सर सामने आ रही है और वो समझना बहुत जरूरी है कि अगर बांग्लादेश के हम एयरफोर्स को देखते हैं तो अब तक उसके पास जो मशीनरीज हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया और चाइना के आधारित है, ज्यादातर चाइनीज है। लेकिन अब ये जो यूरो फाइटर्स है वो पूरी तरह वेस्टर्न है, यानी एक कंट्री जिसकी टेक्नोलॉजी या जिसके पास जो मशीनरी है अभी तक पूरा चाइना और रशिया है, और सडनली वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वो अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें, अगर आप जो जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ उसको, कि क्या ये टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग बात करते हैं जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं तो हमारे पास राफेल है, हमारे पास सुखोईज है, हमारे पास मिग्ध हैं, हमारे पास जगुआर हैं, हमारे पास फिर और भी तमाम प्लेटफॉर्म्स है जो अमेरिकन्स हैं। तो अगर इनकी बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको हर सॉफ्टवेयर एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है और वो ये ना समझ पाए कि ये जो फाइटर जेट आ रहा है राफेल ये किसका है, अगर वो इसको दुश्मन की, क्योंकि उसमें फ्रेंड और फो की पहचान करने की कैपेबिलिटी होती है, अगर वो उसको दुश्मन के तौर पे टारगेट करता है तो वो उसको उस तरीके से ट्रीट करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है किसी भी देश के पास, वो एक दूसरे से बात करे, वो एक दूसरे के सॉफ्टवेयर को समझे, एक दूसरे के सॉफ्टवेयर के साथ इंडल्ज हो। ऐसे में जो चाइनीज है, क्या चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज जो भी सिस्टम है जो चाइना के ये बांग्लादेश के पास है, माफ कीजिएगा, क्या वो वेस्टर्न जो भी है, जैसे आप यूरो फाइटर खरीदने की बात कर रहे हैं, यूरो फाइटर से बातचीत कर पाएगा? नहीं, क्योंकि चाइना, अगर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, उनकी जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स आती हैं, अभी हाल ही में यूएस ने अपनी सबमिट की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो पक्का उस तरीके से उसको डेवलप करेंगे कि वो चाइनीज जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसका काट हो, चाइनीज जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके खिलाफ वो एक्शन ले सके। ऐसे में यूरो फाइटर क्या चाइनीज प्लेटफॉर्म से बात कर पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब लोग ये सवाल पूछेंगे, फिर आपके पास भी तो रशियन और वेस्टर्न है, फ्रांस का, आपके पास भारत के पास, इसलिए क्योंकि भारत कोई अभी डाइवर्सिफाई नहीं करता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, शुरू से भारत के पास डिफेंस जो इक्विपमेंट थे, ये बात सही है कि मेजोरिटी ऑफ हमारे डिफेंसेस जो है रशिया बेस्ड हैं, लेकिन भारत ने में से डाइवर्सिफाई रखा। उसने फ्रांस से भी खरीदा, उसने यूरोप से भी बात की है। हमारे पास जैगुआर्स हैं, हमारे पास मिस्टियर हुआ करते थे, हमारे पास अभी सुखोईज है, रशियन है, अभी राफेल है। तो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो शुरू से इंटीग्रेटेड रहे हैं। फ्रेंच टेक्नोलॉजी हमारे देश में फाइटर जेट्स में तो बहुत सारी रही है। दसॉल्ट के साथ हम जब से आजादी उसके कुछ सालों बाद से ही हमारा रिश्ता रहा। तमाम उसके फाइटर जेट्स हमने खरीदे, उनको अलग अलग जंगों में इस्तेमाल किया। उस दौरान हमारे पास ये रशियन इक्विपमेंट सबसे ज्यादा होते थे, लेकिन कुछ स्क्वाड्रंस, कुछ फाइटर जेट्स हमारे पास फ्रेंच भी होते थे। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास यूएस के प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे होते थे। तो ये लगातार हमारे पास रही हैं चीजें। तो ऐसे में भारत के लिए वो ज्यादा टेक्निकली मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि भारत ने इन सारी चीजों को बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया था। बांग्लादेश जिसके पास ना पैसे हैं ना जिसके पास कुछ है, वो कह रहा है कि हम एक स्क्वाड्रन लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको चाइनीज, मुश्किल लगता है। देखिए, ये बात और भी आ रही है कि यदि ये डील हो जाती है तो इसका जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा रहेगा कि क्या बांग्लादेश अफोर्ड कर पाएगा, ये सवाल उठ। बांग्लादेश अफोर्ड कर पाए ना पाए, यूनुस की ये अफोर्ड कर जाएगी। यूनुस का एक है, अगर चुनाव हो जाते, देखिए मैं तो चुनाव टाल दूं, मैं फिर से चुनाव पे वापस आ रहा हूं, अगर मैं ये चुनाव टाल दूं तब तो बढ़िया, अगर ना टाल पाऊं तो जल्दी जल्दी एक डील करूं, कुछ उसमें अपना कट रखूं, क्योंकि इसने माइक्रो फाइनेंसिंग में भी कट वाला काम किया, यहाँ पे भी कट वाला काम करूं कि मैं कट रखूं, जेब में मोड़ू, गड्डी एक रखूं और सीधा बांग्लादेश छोड़ के, बाकी बांग्लादेश मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमें क्या, और निकल ले। तो आज रण क्षेत्र में हमने बात की बांग्लादेश की,
किस तरह से बांग्लादेश ने भारत से एक अजीबोगरीब मांग की, एक हत्या हुई जो कि गलत हुई, लेकिन उसकी खुद की पुलिस कह रही है कि इसके हमलावर के भारत जाने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भारत से एक अजीबोगरीब मांग की गई। उसके अलावा यूरोफाइटर्स बांग्लादेश के लिए कितना सही कितना गलत, इसके साथ ही जो बांग्लादेश में चुनाव 12 फरवरी को होने वाला है, उससे पहले जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस पूरे बातचीत का लब्बो-लुबाब अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बात की कि किस तरीके से यूनुस अपनी गोटियां फिट करने की कोशिश में है कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो मुझे कैसे पैसे लेके फरार होने हैं, अगर चुनाव ना हो ये उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इन तमाम चीज़ों को लेके हमने बातचीत की है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपसे बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।